शारदा ने अपनी बीमार बहू साक्षी की सेवा एक बेटी की तरह की थी और आज उसकी सेवा का ही फल उसे मिला है। जो उसकी बहू साक्षी, जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, अब धीरे धीरे ठीक होने लगी और शारदा के करीब आने लगी। रूबी ताई ने जैसे ही बताया कि साक्षी छत पर रेलिंग पकड़े खड़ी है तो घर में हलचल सी मच गई। अरे, वह छत पर कैसे चली गई? उसे तीसरे माले पर किसने जाने दिया? उसे बच्चा होने वाला है। ऐसी हालत में उसे छत पर नहीं जाना चाहिए। शारदा घबरा उठी थी। नीरज चाय का कप छोड़कर तुरंत सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और साक्षी को सहारा देकर नीचे ले आया। फिर कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। साक्षी अब भी ना जाने कहाँ खोई थी, ना जाने किस सोच में डूबी हुई थी। साक्षी का जीवन एक सपना जैसा ही बना हुआ था। खाना बनाती तो पराठे तवे पर जलता रहता, सब्जी छौंकती तो उसे ढकना भूल जाती, कपड़े प्रेस करती तो उन्हें जला देती। साक्षी जब बहू के रूप में शारदा के घर में आई थी तो परिवार व बाहर के लोग उसकी खूबसूरती देखकर मुग्ध हो उठे थे। उसके गोरे चेहरे पर जो लावण्य था, किसी की नज़रों को हटने ही नहीं देता था। कोई उसकी नासिका को देखता तो कोई उसकी बड़ी बड़ी आँखों को, किसी को उसकी दांतों की पंक्ति आकर्षित करती तो किसी को उसका लंबा कद और सुडौल काया। सांवला साधारण शक्ल सूरत का नीरज साक्षी के सामने बौना नजर आता था। शारदा गर्व से कहती, वर्षों खोजने पर यह हूर की परी मिल पाई है। दहेज ना मिला तो ना सही, पर बहू तो ऐसी मिली जिसके आगे इंद्र की अप्सरा भी पानी भरने लगी। धीरे धीरे घर के लोगों के सामने साक्षी के जीवन का दूसरा पहलू भी उजागर होने लगा था। उसका ना किसी से बोलना, ना हंसना, ना कहीं जाने का उत्साह दिखाना और ना ही किसी प्रकार की कोई इच्छा या अनिच्छा। बहू, तुमने आज स्नान क्यों नहीं किया? उल्टे कपड़े पहन लिए, बिस्तर की चादर की सलवटें भी ठीक नहीं की, जूठे गिलास भी मेज पर पड़े हैं। ये सब ऐसे काम हैं जिसे वो खुद कर सकती थी, लेकिन शारदा को टोकना पड़ता। धीरे धीरे साक्षी की उल्टी सीधी विचित्र हरकतें देखकर घर के सभी लोग भी टोकने लगे, पर साक्षी ना जाने कहाँ खोई रहती, ना सुनती, ना समझती, ना किसी के टोकने का बुरा मानती। एक दिन साक्षी ने प्रेस करते समय नीरज की नई शर्ट जला डाली तो वह क्रोध से भड़क उठा। माँ, ये कैसी पागल लड़की को तुमने मेरे गले से बांध दी है? इसे ना कुछ समझ में आता है, ना कुछ करना आता है। उस दिन सभी ने साक्षी को खूब डांटा, पर वह पत्थर बनी रही। शारदा दुखी होकर बोली, साक्षी, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? घर का काम करना नहीं आता तो सीखने का प्रयास करो। रूबी से पूछो, मुझसे पूछो, पर जब तुम बोलोगी नहीं तो हम तुम्हें कैसे समझा पाएंगे? एक दिन साक्षी ने अपनी साड़ी के आंचल में आग लगा ली तो घर के लोग उसके रसोई में जाने से भी डरने लगे। साक्षी, तुम्हारी साड़ी में आग कैसे लग गई? माँ जी, मैं आंचल से पकड़कर कढ़ाई उतार रही थी तो लग गई। कढ़ाई उतारने के लिए संडसी थी, तौलिया था, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया था? शारदा क्रोध से भर उठी थी। जानती हो तुम कितनी बड़ी गलती कर रही थी? इसका दुष्परिणाम कैसा होता, तुमने कभी सोचा है? तुम्हारी साड़ी आग पकड़ लेती, तब तुम जल जाती और तुम्हारी इस गलती की सजा हम सबको भोगनी पड़ती। अगले दिन नीरज साक्षी को मनोचिकित्सक को दिखाने ले गया तो पता लगा कि साक्षी डिप्रेशन की शिकार थी। उसे यह बीमारी कई साल पुरानी थी। डिप्रेशन, यह क्या बला है? शारदा के गले से यह बात नहीं उतर पा रही थी कि अगर साक्षी मानसिक रोगी है तो उसने एमए तक की पढ़ाई कैसे कर ली, ब्यूटिशियन का कोर्स कैसे कर लिया। हो सकता है साक्षी पढ़ाई पूरी करने के बाद डिप्रेशन की शिकार बनी हो। नीरज ने फ़ोन करके अपने सास ससुर से जानकारी हासिल करनी चाही तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर कर दी।
शारदा परेशान हो उठी। लड़की वाले साफ साफ तो कुछ बताते नहीं कि उनकी बेटी को कौन सी बीमारी है, और कुछ हो जाए तो सारा दोष लड़के वालों के सिर मढ़कर अपने आप को साफ बचा लेते हैं। माँ, इस पागल के साथ जीवन गुजारने से तो अच्छा है कि मैं इससे तलाक दे दूँ। नीरज ने अपने मन की बात जाहिर कर दी। घर के दूसरे लोगों ने नीरज का समर्थन किया। घर में साक्षी को हमेशा के लिए मायके भेजने की बातें अभी चल ही रही थी कि एक दिन उसे जोरों से उल्टियाँ शुरू हो गई। डॉक्टर के यहाँ ले जाने पर पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह पागल हमेशा को गले से बंध जाए, इससे तो अच्छा है कि इसका एबॉर्शन करा दिया जाए। बोलते हुए नीरज आक्रोश से उबल रहा था। शारदा का विरोध लोगों की तेज आवाज में दबकर रह गया। नीरज साक्षी को डॉक्टर के यहाँ ले गया, पर एबॉर्शन नहीं हो पाया क्योंकि समय अधिक गुजर चुका था। पूरे घर में साक्षी के माँ बनने की खबर से सिर्फ शारदा ही खुश थी। वो सबसे कह रही थी, बच्चा हो जाने के बाद साक्षी का डिप्रेशन अपने आप दूर हो जाएगा। मैं अपनी बहू को बेटी के समान प्यार दूंगी। साक्षी ने मेरी बेटी की कमी दूर कर दी। बहू के रूप में मुझे बेटी मिली है। अब शारदा सभी प्रकार से साक्षी का ध्यान रख रही थी। साक्षी की सभी प्रकार की चिकित्सा भी चल रही थी, लेकिन साक्षी वैसी की वैसे ही थी। नींद की गोलियों के प्रभाव से वह घंटों तक सोई रहती, परंतु उसके क्रियाकलाप पहले जैसे ही थे। अगर बच्चे पर भी माँ का असर पड़ गया तो क्या होगा? नीरज का मन संशय से भर उठता। तू क्यों उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है? शारदा बेटे को समझाती। क्या तुझे अपने खून पर विश्वास नहीं है? क्या तेरा बेटा पागल हो सकता है? माँ, मैं कैसे भूल जाऊं कि साक्षी एक मानसिक रोगी है। क्या उसमें इसके लक्षण नहीं जाएंगे? बेटे की ये सब बातों को शारदा दरकिनार कर देती और कहती, बेटा, जरूर इसके दिल को कोई सदमा लगा होगा। तू ऐसी बातें मत कर। वक्त का मरहम इसके जख्म भर देगा। देख लेना, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो करो ना ठीक, नीरज व्यंग्य कसता। आखिर कब तक ठीक होगी? या कुछ मियाद भी तो होगी। तू देखता रह, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले घर में बच्चे के रूप में खुशियां तो आने दे। शारदा का विश्वास कम नहीं होता था। पूरे घर में एक शारदा ही ऐसी थी जो साक्षी के पक्ष में थी। बाकी लोग तो साक्षी के नाम से ही बिदकने लगे थे। शारदा अपने हाथों से फल काटकर साक्षी को खिलाती, जूस पिलाती, दवाइयाँ पिलाती, उसके पास बैठकर स्नेह दिखाती। प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाता है। फिर साक्षी ठहरी छुई मुई सी लड़की। माँ जी, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही है? एक दिन पत्थर के ढेर से पानी का स्रोत फूट पड़ा। साक्षी को सामान्य ढंग से बातें करते देख शारदा खुश हो उठी। बहू, तुम मुझसे खुलकर बातें करो, मैं यही तो चाहती हूँ। साक्षी उठकर बैठ गई और बोली, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ ठीक से नहीं निभा पा रही हूँ माँ जी। तुम माँ बनने वाली हो। ऐसी हालत में कोई भी औरत काम नहीं कर सकती। सभी को आराम चाहिए। फिर मैं हूँ ना। बाबू को होने दो। मैं तुम्हारे बच्चे को नहलाऊंगी, मालिश करूंगी, उसके लिए छोटे छोटे कपड़े सिलूंगी। साक्षी अपने पेट में पलते नवजात शिशु की हलचल को महसूस करके सपनों में खो जाती और कभी शारदा से बच्चे के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछती रहती। साक्षी ठीक हो रही है, देखो, मैं कहती थी ना। शारदा उत्साह से भरी हुई सबसे कहती रहती। नीरज भी अब कुछ राहत महसूस कर रहा था और साक्षी के पास बैठकर प्यार जताता रहता। एक शाम नीरज साक्षी के लिए जामुन खरीद कर लाया तो शारदा का ध्यान जामुन वाले कागज के लिफाफे की तरफ आकर्षित हुआ। देखो, इस कागज पर बनी तस्वीर साक्षी से कितनी मिलती जुलती है। नीरज के अलावा घर के अन्य लोग भी उस तस्वीर की तरफ आकर्षित हुए।
हाँ सचमुच, यह तो दूसरी साक्षी लग रही है, जैसे साक्षी की ही जुड़वा बहन हो। क्यों साक्षी, तुम भी तो कुछ बोलो। साक्षी का चेहरा उदास हो उठा, उसकी आंखें डबडबा आई। हाँ, यह मेरी ही तस्वीर है। तुम्हारी? घर के लोग आश्चर्य से भर उठे। मैंने कुछ समय मॉडलिंग की थी, पैसा और शौक पूरा करने के लिए। यह काम मुझे बुरा नहीं लगा था, पर आप लोग मेरी इस गलती को माफ़ कर देना। क्या तुमने मॉडलिंग की, पर मॉडल बनना इतना आसान तो नहीं है। मैं अपने कॉलेज के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में प्रथम चुनी गई थी। फिर क्या? शारदा ने उसका उत्साह बढ़ाया। फिर इस कंपनी वालों ने खुद ही मुझसे कांटेक्ट करके मुझे अपनी वस्तुओं के विज्ञापनों में लिया था। इतना बताने के बाद साक्षी हिचकियां भरकर रोने लगी। काफ़ी देर बाद वह शांत हुई तो बोली, मुझे एक फिल्म में सह अभिनेत्री की भूमिका भी मिली थी, पर मेरे पिताजी व ताऊ जी को यह सब पसंद नहीं आया। अब साक्षी की बिगड़ी मानसिकता का रहस्य शारदा के सामने आने लगा था। साक्षी ने बताया कि उसकी रूढ़िवादी घर वालों ने ना सिर्फ उसे घर में बंद रखा, बल्कि कई बार उसे मारा पीटा भी गया और उसके फ़ोन करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। शारदा के मन में साक्षी के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा था। साक्षी के मॉडलिंग की बात खुल जाने से उसके मन का बोझ हल्का हो गया था। वह बोली, बहू, तुम ब्यूटी क्वीन चुनी गई, यह तो हम सब के लिए गर्व की बात है। मान जी, मुझे डर था कि आप लोग यह सब कुछ जानकर मुझे गलत समझने लगेंगे। ऐसा क्यों सोचा तुमने? लोग मॉडलिंग के पेशे को अच्छी नज़र से नहीं देखते और ऐसी लड़की को चरित्रहीन समझने लगते हैं। फिर उस लड़की का नाम कई पुरुषों के साथ जोड़ दिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। बेटी, सभी लोग एक जैसे नहीं हुआ करते। आजकल तुम खुश रहा करो। खुश रहोगी तो तुम्हारा बच्चा भी खूबसूरत व निरोग पैदा होगा। शारदा का स्नेह पाकर साक्षी अपने को धन्य समझ रही थी कि आज के समय में माँ की तरह ध्यान रखने वाली सास भी है, वरना उसने तो सास के बारे में कुछ और ही सुन रखा था। नियत समय पर साक्षी ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया तो घर में खुशियों की शहनाई गूंज उठी। साक्षी बेटे की किलकारियों में खो गई। पूरे दिन बच्चे के इतने काम रखे रहते थे कि उसके अलावा और कुछ सोचने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। एक दिन शारदा की इस बात ने घर में विस्फोट जैसा वातावरण बना दिया कि साक्षी धारावाहिक में काम करेगी। पारस मेरी सहेली के पति है और वह एक पारिवारिक धारावाहिक बना रहे हैं। उन्होंने साक्षी को कई बार देखा है और मेरे सामने प्रस्ताव रखा है कि आदर्श बहू की भूमिका वह साक्षी को देना चाहते हैं। माँ, तुम यह क्या कह रही हो? साक्षी को धारावाहिक में काम दिलवाओगी? वह कहावत भूल गई कि औरत को खूंटे से बांध कर रखना चाहिए। एक बार औरत के कदम घर से बाहर निकल जाए तो घर में लौटना कठिन रहता है। नीरज आक्रोश से उबल रहा था। शारदा भी क्रोध से भर उठी। क्या मैं औरत नहीं हूँ? पति के मरने के बाद मैंने घर से बाहर जाकर सैकड़ों जिम्मेदारियां पूरी की है। माँ बनकर तुम्हें जन्म दिया और बाप बनकर पाला है। सैकड़ों कष्ट ढोले, पैसा कमाने की छोटी छोटी नौकरियां की, कठिन परिश्रम किया, तो क्या मैंने अपना घर उजाड़ लिया? पुरुष तो सभी जगहों पर होते हैं। रूबी ताई भी तो दफ्तर में नौकरी कर रही है। क्या उसने अपना घर उजाड़ लिया है? फिर साक्षी के बारे में ही ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? अगर तुम साक्षी को खूंटे से ही बांधना चाहते हो तो पहले मुझे बांधो, रूबी को बांधो। साक्षी का यही दोष है ना कि वह सामान्य से कुछ अधिक ही खूबसूरत है, पर यह उसका दोष नहीं है। अरे, कोई खूबसूरत चीज़ है तो लोगों की नज़रें उस तरफ उठेंगे ही। शारदा के तर्कों के आगे सभी की जुबान पर ताले लग गए थे।
साक्षी शारदा की गोद में मुंह छिपाकर रो रही थी। फिर अपने आंसुओं को पोंछकर बोली, माँ, तुम सचमुच मेरे लिए मेरा आदर्श ही नहीं बल्कि एक माँ भी हो। एक दिन जब साक्षी का धारावाहिक टेलीविजन पर प्रसारित हुआ तो उसके अभिनय की सभी ने तारीफ की और बधाइयाँ मिलने लगी। फिर साक्षी उन बधाइयों का उत्तर देती हुई कहती, बधाई की पात्र तो मेरी सास है। उन्हीं ने मुझे डिप्रेशन से मुक्ति दिलाई और एक नया सम्मान से भरा जीवन दिया, जिसे सुनकर शारदा सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। बहू हो या बेटी, दोनों ही एक है। दोनों के प्रति एक ही प्रकार के फर्ज निभाना चाहिए। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।